सोचिए, शून्य से लेके 75,000 करोड़ रुपए तक का सफर। ये कोई फैंटेसी स्टोरी नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की हकीकत है जिसने भारत में कारोबार करने के तरीके को ही हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, ये धीरूभाई अंबानी की कहानी है। चलिए, एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक लड़का जो मेले में पकौड़े बेचता है, उसकी कामयाबी की हद क्या हो सकती है? क्या लगता है? हो सकता है एक मशहूर रेस्टोरेंट का मालिक बन जाए, या शायद अपने शहर में सबसे बड़ा घर बना ले। पर क्या वो देश की अर्थव्यवस्था की दिशा बदल सकता है? वो लड़का कोई और नहीं, धीरूभाई अंबानी थे। और उनकी बनाई कंपनी 75,000 करोड़ रुपए का एक विशाल साम्राज्य बन गई। अब सवाल ये है कि एक पकौड़े बेचने वाले ने ये नामुमकिन सी लगने वाली छलांग लगाई, तो लगाई कैसे? इस पूरे सफर की जड़ें एक छोटे से गांव और एक बहुत बड़े सपने में छिपी हुई हैं। तो चलिए, कहानी की शुरुआत में चलते हैं। 28 दिसंबर 1932, गुजरात का चौड़वाड़ गांव। एक स्कूल टीचर के घर धीरूभाई का जन्म हुआ। लेकिन उन्हें ना क्लासरूम के सबक से ज्यादा बाजार के गणित में मजा आता था। परिवार की आर्थिक तंगी ने किताबों से ध्यान हटाकर उन्हें कम उम्र में ही कमाने के रास्ते खोजने पर मजबूर कर दिया था। उनकी जो बिजनेस वाली सोच थी, उसकी पहली झलक तब दिखी जब उन्होंने अपनी थोड़ी बहुत पॉकेट मनी से मंदिर के मेले में पकौड़े का एक छोटा सा ठेला लगा लिया। और यही उन्होंने अपना पहला और शायद सबसे बड़ा सबक सीखा, जहां भीड़ है वहीं मौका है। लेकिन भारत के छोटे से गांव के अवसर उनके बड़े सपनों के लिए काफी नहीं थे। उनकी महत्वाकांक्षा उन्हें समंदर पार ले गई, यमन, जहां उनके किस्मत और हुनर दोनों को एक नई दिशा मिलनी थी। महज 17 साल की उम्र में धीरूभाई यमन में एक पेट्रोल पंप पर काम कर रहे थे। तनख्वाह थी 300 रुपए महीना, लेकिन उनका दिमाग पेट्रोल भरने से ज्यादा मौकों की तलाश में लगा रहता था। और उनकी यही लगन रंग लाई। वो जल्द ही उसी पंप के मैनेजर बन गए। उनकी मानसिकता देखिए, वो सड़क किनारे 10 पैसे की चाय नहीं, बल्कि 5 स्टार होटल में जाकर 1 रुपए की महंगी चाय पीते थे। अब इसका मकसद दिखावा नहीं था, सीखना था। वो असल में अमीर लोगों की बातें सुनने के लिए कीमत चुका रहे थे, ताकि ये समझ सकें कि कामयाबी की सोच आखिर होती कैसी है। और यमन में ही उन्होंने एक ऐसा मौका देखा जो किसी के भी होश उड़ा दे। उन्हें पता चला कि यमन के रियाल सिक्कों में जो चांदी लगी है, उसकी कीमत सिक्के की अपनी कीमत से ज्यादा है। बस उन्होंने फौरन एक मशीन खरीदी और लाखों सिक्के पिघलाकर चांदी निकालने लगे। ये एक बहुत बड़ा जोखिम था, और इससे पहले कि सरकार की नजर उन पर पड़ती, वो सारा मुनाफा लेकर वापस भारत आ गए। यमन से कमाए हुए पैसे और बड़े बड़े इरादों के साथ कहानी अब सपनों के शहर मुंबई पहुंचती है, और यहीं से रिलायंस साम्राज्य की पहली ईंट रखी जानी थी। साल था 1958। उन्होंने सिर्फ 15,000 रुपए की पूंजी के साथ मुंबई में अपना कारोबार शुरू किया। ये रकम उनके सपनों के सामने बहुत छोटी थी, लेकिन उनकी हिम्मत बहुत बड़ी थी। लेकिन मुंबई का बाजार इतना आसान नहीं था। यहाँ के जो स्थापित व्यापार यूनियन थे, उन्होंने नए लोगों के लिए दरवाजे बंद कर रखे थे। एक बार तो एक अधिकारी ने उनके ट्रेडिंग हॉल पर ताला ही लगा दिया। धीरूभाई ने लड़ने के बजाय दिमाग का इस्तेमाल किया। उन्होंने सभी व्यापारियों का माल उसी अधिकारी के घर के सामने ढेर करवा दिया। नतीजा, जो काम बहस से नहीं हुआ, वो इस दबाव ने कुछ ही घंटों में कर दिखाया। ताला खुल गया। इसके बाद उन्होंने विमल ब्रांड लॉन्च किया, लेकिन बाजार के बड़े खिलाड़ियों ने इसे कुचलने की पूरी कोशिश की। उन्होंने रिटेलर्स को धमकी दे दी कि अगर विमल का कपड़ा बेचा तो वो उन्हें माल देना बंद कर देंगे। ये एक खुला कारोबारी युद्ध था। तो धीरूभाई ने इस दीवार को कैसे तोड़ा? एक ऐसे वादे के साथ जो कोई और करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। उन्होंने रिटेलर्स से कहा, नुकसान हुआ तो मेरा, मुनाफा हुआ तो आपका। ये सिर्फ एक ऑफर नहीं था, ये भरोसे की गारंटी थी। इस एक वाक्य ने बाजार का पूरा समीकरण ही बदल दिया, और बहिष्कार की दीवार ढह गई। भरोसे की इसी नींव पर रिलायंस के उस साम्राज्य का निर्माण शुरू हुआ, जिसका विकास किसी धमाके से कम नहीं था। सिर्फ 2 दशकों के अंदर 1977 तक रिलायंस का सालाना टर्नओवर 70 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। उस दौर के हिसाब से ये एक असाधारण कामयाबी थी। लेकिन धीरूभाई यही रुकने वाले नहीं थे। 1978 में उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने आम भारतीय को शेयर बाजार से जोड़ दिया।
रिलायंस ने आज़ाद भारत का पहला बड़ा आईपीओ लॉन्च किया, यानी पहली बार अपनी कंपनी की हिस्सेदारी आम जनता को बेची। ये एक क्रांतिकारी कदम था। और इस आईपीओ में 58,000 छोटे निवेशकों ने अपनी जमा पूंजी लगा दी। ये सिर्फ एक निवेश नहीं था, ये धीरूभाई के विजन पर आम जनता के भरोसे का सबसे बड़ा सबूत था। और ये भरोसा साल दर साल बढ़ता ही गया। इसका सबूत 1986 की वार्षिक आम बैठक में मिला, जहां रिकॉर्ड 3.5 लाख शेयरधारक पहुंचे। अब कोई भी हॉल इतना बड़ा नहीं था कि उन्हें समा सकें, इसलिए ये बैठक एक खुले मैदान में रखनी पड़ी। जरा कल्पना कीजिए, एक कॉरपोरेट मीटिंग जो किसी रॉक कॉन्सर्ट जैसी लग रही थी। रिलायंस सिर्फ कपड़े के कारोबार तक ही सीमित नहीं रही। धीरूभाई ने एक के बाद एक बड़े दांव खेले। 80 के दशक में पॉलिएस्टर कारखाना, 90 के दशक में दूरसंचार और फिर सदी के अंत में जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी का निर्माण। ये सिर्फ विस्तार नहीं था, ये भारत के भविष्य पर एक बहुत बड़ा दांव था। कारोबार तो बढ़ता गया, लेकिन धीरूभाई की असली कहानी उनके बनाए गए साम्राज्य से भी बड़ी है। ये कहानी है उनकी छोड़ी हुई विरासत की। उनकी सफलता की गूंज भारत से निकलकर पूरी दुनिया में पहुंची। वॉर्टन जैसे प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूल से लेकर एशिया वीक की पावर 50 लिस्ट तक दुनिया भर ने उनके विजन और उनकी हिम्मत को सलाम किया। 6 जुलाई 2002 को जब उन्होंने आखिरी सांस ली, तब उनका बनाए रिलायंस साम्राज्य 75,000 करोड़ रुपए का हो चुका था। जिस लड़के ने कभी मेले में पकोड़े बेचे थे, उसने भारत के कारोबारी नक्शे पर एक अमिट छाप छोड़ दी थी। तो आखिर धीरूभाई की कहानी हमें सिखाती क्या है? सिर्फ अवसर पहचानना और जोखिम उठाना, या ये भी कि कभी-कभी इतिहास लिखने के लिए नियमों को फिर से लिखना पड़ता है। उनकी यात्रा ये साबित करती है कि सही सोच और असीम हिम्मत के साथ इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है।